हेलो, गुड स्टार्ट मॉर्निंग कीजिए। बच्चों। ओके सर, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पहला चैप्टर जो है हमारा गणित भाग 1 का 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण। इस स्वाध्याय में से, इस पाठ में से हम लोग आज 1.5 जो एक्सरसाइज है, वो आज हम लोग यहाँ पर हल करने वाले हैं। और आप सभी को पता होगा कि ये 1.5 जो एक्सरसाइज है, इसमें से कुछ भी काटा नहीं गया है। इसमें के सभी प्रश्न हमको पेपर में आने वाले हैं, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं एक किताब में पेज नंबर 23 पर एक उदाहरण हमको दिया गया है, जो 3 से 4 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है। तो पहले हम वो प्रश्न देख लेते हैं और उसके बाद में हम स्वाध्याय के प्रश्न में आ जाएँगे, ठीक है? तो देखिए प्रश्न हमारे पास में दिया हुआ है, तो ये प्रश्न हमारा आपको चाहिए तो किताब में आप लोग टिक कर सकते हो। पेज नंबर 23 पर है बेटा। ये देखो ये आकृति है, मैं यहाँ पे थोड़ा दिखा रही हूँ आपको। ये आकृति है यहाँ पर, तो यह प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया है। तो प्रश्न में हमें दिया है एक नाव 6 घंटों में प्रवाह की विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर तथा प्रवाह की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है? तो यहाँ पर दिया है कि एक नाव है, अभी प्रवाह की विपरीत और प्रवाह की दिशा, आपको मालूम है प्रवाह की दिशा मतलब कैसा? जैसे पानी जिस दिशा में बहता है, वो प्रवाह की दिशा है। और प्रवाह की विपरीत मतलब पानी जिस दिशा में बहता है, उससे विपरीत दिशा, वो उसकी विपरीत दिशा है। ठीक है? तो यहाँ पर दिया है कि 6 घंटे में एक नाव जो है विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर दूरी तय करती है और प्रवाह की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है? ये पहली शर्त है। उसके बाद हमें दिया है वही नाव 13 घंटों में प्रवाह की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है और प्रवाह की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हमें प्रवाह तो बताइए कि नाव का स्थिर जल में वेग तथा प्रवाह का वेग कितना होगा? तो ये हमें यहाँ पर 2 चीज़ें निकालनी है। एक तो नाव का स्थिर जल में वेग, यहाँ पर दिया स्थिर जल में, जब स्थिर का मतलब है जब पानी रुका हो तब, ठीक है? और उसी के साथ में दिया है कि प्रवाह का वेग कितना होगा, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है? तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो निकालना है, जो चीज़ें हमें निकालनी है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो हमको यहाँ पर दिया है कि नाव का स्थिर जल में वेग कितना होगा तथा प्रवाह का वेग कितना होगा। तो इन चीजों को हम 2 चरांक वाला समीकरण है, तो हम यहाँ पर 2 चरांक ले लेते हैं। तो पहला चरांक हम x लेंगे और दूसरा चरांक हम y लेंगे। तो देखो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सभी लोग ध्यान दोगे। माना नाव का स्थिर जल में वेग कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। वेग की इकाई है बेटा किलोमीटर प्रति घंटा। और उसी तरह बोला गया है, दूसरा क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है प्रवाह का वेग। तो वह हमने मान लिया है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है? तो पहले को हमने x माना है और दूसरे को हमने y माना है। अभी हमें क्या दिया है, ध्यान दोगे आप लोग। अभी बोला गया है नाव का प्रवाह की दिशा में वेग। ठीक है? अभी नाव जिस दिशा में जा रही है और पानी जिस दिशा में बह रहा है, उस दिशा में वेग क्या होगा, उनका बढ़ेगा। तो वो वेग क्या होगा बेटा, यहाँ पर x धन y होगा। फिर से ध्यान दोगे आप लोग। नाव का स्थिर जल में वेग है x किलोमीटर और प्रवाह का वेग है y किलोमीटर। तो अभी हम नाव का प्रवाह की दिशा में वेग निकालेंगे, तो आपका क्या होगा, x धन y किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरह अभी उसको बोला है कि नाव का प्रवाह की विपरीत दिशा में वेग। अभी हम सभी जानते हैं कि अगर नाव, पानी बह रहा है और नाव उसके साथ में जा रही है, तो दोनों का वेग क्या होगा, वहां पर बढ़ेगा। मतलब पानी जो है नाव को सपोर्ट करेगा, ठीक है? लेकिन अगर नाव विपरीत दिशा में जा रही है, तो वेग क्या होगा बेटा, थोड़ा सा वहां पर कम होगा। तो इसलिए देखो यहाँ पर क्या लिया है, x माइनस वाई। तो दोनों की दिशा यदि समान है तो देखो जोड़ा गया है, अगर दिशा हमारी विपरीत है तो देखो क्या किया गया, यहाँ पर घटाया गया है। ठीक है? उसके बाद हमें क्या करना है, हमने एक सूत्र किया है, ये सूत्र हमने विज्ञान में किया हुआ है। हमने किया है 9वीं में चाल या फिर वेग। हम चाल को ही वेग भी बोलते हैं। तो हमारे पास सूत्र है चाल या फिर वेग बराबर दूरी बटे समय। ये सूत्र है। तो अभी हमें क्या करेंगे, हम इस सूत्र को समय के रूप में यहाँ पर उसका पक्षांतर करेंगे और समय के रूप में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो समय ऊपर चला गया है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, चाल या फिर वेग कहाँ आया है, नीचे। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे वेग। ठीक है? तो अब देखो हम क्या करेंगे, इस सूत्र की सहायता से हमें क्या करना है। अभी हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर अभी हम समय निकालेंगे। क्यों समय निकालेंगे, क्योंकि हमको जो प्रश्न दिया है वो समय दिया है, घंटों में दिया है। तो हम प्रश्न को घंटों के रूप में लिखेंगे, यानी समय के रूप में। तो हम क्या करेंगे बेटा, नाव को प्रवाह की विपरीत दिशा में
अगर वो 16 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो कितना समय लगेगा, वो हमने यहाँ निकाला है। ध्यान दो फिर से, नाव को प्रवाह की विपरीत दिशा में, विपरीत बोला है बेटा, तो x माइनस वाई आएगा, याद रखो। अभी कितना दूरी तय किया है, 16 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो उसको तय करने में लगा हुआ समय। तो अभी सूत्र हमारे पास है, समय बराबर दूरी बटे समय। अभी दूरी क्या है, विपरीत दिशा बोला है, तो मैंने आपको बताया था, देखो क्या होगा विपरीत दिशा के लिए, x माइनस वाई। और उसके बाद में क्या दिया है सूत्र में, वेग। अभी वेग उसका कितना है, देखो यहाँ पर सभी लोग ध्यान दोगे, तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि देखो, वे दूरी हमारी है कितना किलोमीटर, 16 किलोमीटर। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 16 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद में वेग उसका कितना है, देखो वेग दिया है विपरीत दिशा में x माइनस वाई, तो ये विपरीत दिशा में उसका वेग है। अब ये वेग है, हमारा समय है, तो अभी देखो हमको देते हुए क्या दिया है, प्रश्न में घंटे दिए हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर घंटा, ठीक है। उसी प्रकार हमने जो विपरीत दिशा में निकाला है, अब प्रवाह की दिशा में निकालेंगे। तो नाव का प्रवाह की दिशा में अगर वो 24 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो उसे कितना समय लगेगा, तो हमारे पास फिर से सूत्र है ऊपर वाला, दूरी। अभी दूरी कितनी है बेटा, 24 किलोमीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 24 किलोमीटर। और बटे, आप अभी देखो यहाँ पर वेग कितना है उसका, देखो उस विपरीत दिशा में नहीं, समान दिशा में पूछा है, देखो उसी दिशा में, तो क्या होगा, x धन y होगा यहाँ पर, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई, और ये भी इकाई इसकी क्या होगी यहाँ पर, घंटा, क्योंकि समय है बेटा। अब ये होने के बाद अभी पहली शर्त हमको क्या दी है बच्चा, यहाँ पर हमको कहा गया है कि प्रथम शर्त के अनुसार वो 6 घंटे में दूरी तय कर रहा है, कितना, 16 किलोमीटर विपरीत दिशा में और 24 किलोमीटर प्रवाह की दिशा में। तो यहाँ पर हम समय के अनुसार लिखेंगे शर्त। तो अभी यहाँ पर विपरीत दिशा में कितना लगा है, देखो समय 16 बटे, ध्यान दोगे सभी, 16 बटे, ये आएगा आपका यहाँ पर 16 बटे x माइनस वाई, ठीक है। और उसके बाद जब 24 किलोमीटर दूरी तय की है प्रवाह की दिशा में, तो कितना समय लगा है, देखो 24 बटे x धन वाई, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 24 बटे x धन y, और इसको तय करने में कितना कुल समय लगा है, 6 घंटे का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6, और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो ये पहली शर्त के अनुसार, और इसी प्रकार हम दूसरी शर्त भी लिख लेते हैं, सभी लोग ध्यान दोगे। अगर विपरीत दिशा में दूरी तय करनी है, तो हमें बोला गया है कि विपरीत दिशा में वो 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो दूसरी शर्त के अनुसार हमारा क्या आएगा, दूरी कितनी है बेटा, 36, और विपरीत दिशा बोला है, तो आपका कितना आएगा यहाँ पर, उसका वेग कितना आएगा, देखो x माइनस वाई, ठीक है। उसी तरह अगर वो 48 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और प्रवाह की दिशा में है, तो क्या होगा समय उसका, यहाँ पर होगा 48 बटे x धन y, प्रवाह की दिशा है इसलिए यहाँ पर x धन y के रूप में आएगा, और कुल समय कितना लगा है दूसरी शर्त के अनुसार, 13 घंटे, तो ये होगा हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो समीकरण हमें कैसे दिया है बेटा, समीकरण में बटे में दिया है, ठीक है। तो हमारा सवाल जो समीकरण अगर हमको हल करना है तो बटे में हल नहीं होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन है, देखिए, देखो दोनों शर्त में हमको कुछ चीजें एक जैसी दिख रही है, क्या दिख रही है, देखो यहाँ पर एक बटे, यहाँ पर देखो याद रखोगे 16 के साथ एक छुपा है, तो एक बटे एक्स माइनस वाई है, यहाँ पर एक बटे एक्स धन वाई है, और वही देखो यहाँ पर दिया है एक्स माइनस वाई, और यहाँ दिया एक्स प्लस वाई। तो ऐसे प्रश्न के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ मान लेंगे, तो हम क्या करेंगे, सभी लोग ध्यान दोगे, समीकरण 1 तथा 2 में 1 बटे एक्स माइनस वाई, जो देखो यहाँ दिया है दोनों जगह पे, बराबर m मानेंगे, तथा 1 बटे एक्स धन वाई बराबर क्या मानेंगे, n मानेंगे, ऐसा रखने पर, ठीक है। तो जब हमें मान रखेंगे तो हमको देखो यहाँ पर नया समीकरण मिलेगा। अब वो नया समीकरण क्या है, हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, सभी लोग ध्यान दोगे। अभी जब हम मान रखेंगे वहां पर m और n, तो हमको देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, 16 m धन 24 n बराबर 6। देखो अभी नया समीकरण मिल गया, तो इसको हम एक नया नंबर दे देते हैं, समीकरण नंबर 3। और उसी प्रकार दूसरा समीकरण होगा 36 m धन 48 n बराबर कितना होगा बेटा, 13, और ये भी नया समीकरण है, इसको भी एक नया नंबर दे देते हैं, समीकरण नंबर 4। अभी हम क्या करेंगे बेटा, इन समीकरण को हमको हल करना है, ठीक है। तो अभी आपने हल किया है,
आप सभी को मालूम है कैसे हल करना है। तो देखो दोनों समीकरण को हम समान कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 16 दिया है और यहाँ पे 36 दिया है। अभी 16 के पहाड़े में 36 आता है क्या? नहीं आता है बेटा। ठीक है? अब हम इसके पास जाकर देखते हैं। देखो यहाँ 24 है और यहाँ देखो 48 है। ठीक है? तो अभी हमको मालूम है 24 है और देखो 48 है। 48 24 का डबल है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों समीकरण को समान करने के लिए समीकरण 3 में अगर हमने 2 से गुणा कर दिया, तो देखो ये 48 हो जाएगा। तो हमारा समीकरण हल करना ईज़ी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे बेटा समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर गुणा करने पर, ठीक है? तो हम समीकरण 3 में 2 से गुणा कर देते हैं। चलिए अभी हम 2 से गुणा करके देखेंगे, ऐसा हम लिख लेते हैं। तो देखो 16 दूनी कितना होगा 32, 32 एम धन 24 गुणे 2 कर लो, देखो कितना आएगा बेटा 48 एन बराबर 6 दूनी 12। नया समीकरण एक नया नंबर दे दो 5 और समीकरण 4 को वैसे ही उसके नीचे उतार लेते हैं। 36 एम धन 48 एन बराबर 13, समीकरण नंबर 4। अभी देखो ये समीकरण लिखने के बाद अभी हमको यहाँ पे बेटा क्या दिखाई दे रहा है कि देखो 48 48 से कट सकता है, लेकिन कब? जब दोनों का चिन्ह विपरीत होगा तब। लेकिन यहाँ पे दोनों का चिन्ह समान है और चिन्ह समान चिन्ह नहीं कटता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चिन्ह बदली करना पड़ेगा। और चिन्ह आपका कब बदली होगा, जब हम इसे क्या करेंगे, दोनों समीकरण को आपस में घटाएंगे। तो हम लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि हम सभी जानते हैं घटाने पर नीचे की संख्या का चिन्ह बदली हो जाएगा, नया चिन्ह मिलेगा। अगर धन है तो ऋण होगा और ऋण है तो धन होगा। तो देखो नीचे सभी जगह धन छुपा हुआ है, यहाँ पे धन है इसलिए हमने ऋण लिया है। यहाँ धन है तो ऋण होगा, यहाँ धन था तो यहाँ पर ऋण होगा। अब इस नए चिन्ह के साथ में हम सवाल को हल करेंगे। तो देखिए अभी 32 धनात्मक है, 36 ऋणात्मक है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस बेटा। तो मतलब 32 में से 36 घटाना है, वो तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 36 में से 32 को घटाएँगे। तो हमको मालूम है 36 में से 32 जाएगा तो कितना होगा बेटा, 4m होगा। लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह हमें लेना पड़ता है, 36 का चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस। और देखो एक प्लस है, एक माइनस है, एक जैसी संख्या है, 48 में से 48 को घटाओगे, कट जाएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है? अब हम आ जाते हैं बराबर के उस तरफ, तो देखिए यहाँ पर एक प्लस है, एक माइनस है, घटेगा। अभी 12 में से तो 13 नहीं घटेगा, तो हम 13 में से 12 को घटाएँगे। अगर 13 में से 12 घटाया जाएगा तो कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। तो हम लिखेंगे 1, बड़ी संख्या के चिन्ह हम लिखेंगे माइनस, तो हमें मिलेगा यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे 4m बराबर -1, ठीक है? अभी देखिए दोनों तरफ चिन्ह माइनस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस को कट करेंगे और m के साथ में क्या छुपा है देखो 4, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर m बराबर 4 जो है m के साथ गुणे के रूप में, बेटा गुणे का चिन्ह छुपा हुआ है। तो जब गुणा है, वो जब बराबर के उस तरफ जाता है, तो जैसे प्लस माइनस होता है, वैसे गुणा भाग हो जाएगा। तो वो हो जाएगा 1/4। तो हमें देखो m का मान मिल जाएगा 1/4। तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा-सा बॉक्स में लिख लेते हैं, m बराबर 1/4। उसी तरह से हम m के मान की सहायता से n का मान निकाल लेते हैं। तो आप ये m का मान किसी भी एक समीकरण में ले जाइए, हम चाहिए तो इसको समीकरण 3 में ले जाते हैं। ठीक है? तो देखो क्या होगा, 16 m दिया है, देखो मैंने यहाँ पर हाथ रखा है, m का मान कितना है बेटा 1/4, तो हम लिखेंगे गुणे 1/4 धन 24n बराबर कितना है बेटा, देखो 6। अब हम इसको हल करते हैं, देखो गुणे का चिन्ह है, आपस ऊपर नीचे कट सकता है, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो ये देखो 4 गुणे 1 कितना होगा, 4 होगा, धन 24n होगा, बराबर कितना होगा 6। तो हम यहाँ लिखेंगे 24n बराबर 6, धन 4 है, वहाँ जाके ऋण 4 होगा। तो अभी 6 में से 4 को घटा दीजिए आप। देखिए हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, n बराबर 24, n बराबर कितना मिलेगा बेटा, देखो 2 मिलेगा। ठीक है? तो यहाँ पर हम वापस से n जो है 24 के साथ गुणे के रूप में, हेलो मैडम, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, देखिए बेटा यहाँ पर m का मान मिल चुका है, n का मान मिल चुका है, लेकिन समीकरण हमारा किस रूप में था? x और y के रूप में था। तो हम इसको पुनः प्रतिस्थापित करेंगे उसमें। तो हमने देखिए क्या माना था इसके पहले, जब हल किया था तो हमने यहाँ पर मान माना था x 1 बटे, देखिए यहाँ पर
हेलो, हाँ, यहाँ पे ध्यान हाँ, दीजिए बेटा। देखिए 1/x माइनस वाई जो है वो हमने m माना है और 1/x धन y हमने n माना है, तो इसका मान हम पुनः प्रतिस्थापित करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 1 बटे हम फिर से चाहिए तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर m है हमारा, और देखो m का मान हमें क्या मिल चुका है नया 1/4, तो हम लिखेंगे 1/4 कॉमा उसी तरह 1/x धन y कितना है बेटा n है, और वो हमको क्या मिला है 1/12, तो हम यहाँ पर इसको फिर से ले लेंगे और अब नए मान से हम इसको हल करेंगे। तो देखिए 1/x माइनस वाई है और बराबर कितना है 1/4, तो हम देखिए आपस में इनका तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो हम x माइनस वाई का गुणा जब 1 में करेंगे तो हमको देखिए वही मिलेगा, x माइनस वाई बराबर 4 का गुणा 1 में होगा, 4 एकम 4। तो एक नया समीकरण मिला, इसको हमने एक नया नंबर दे देते हैं, हम इसको नंबर देंगे समीकरण नंबर 6। उसी तरह देखिए यहाँ पर भी हम 1 का गुणा 12 में करेंगे और x धन y का गुणा 1 में करेंगे, तो ये मिलेगा हमें x धन y बराबर 12। तो ये भी नया समीकरण है, समीकरण नंबर 7। अब हम नए समीकरण को हल करेंगे, तो मैं 7 को 6 के नीचे लिखूंगी, x धन y बराबर 12। तो ये हो गया समीकरण 7 और इसको भी हम फिर से बेटा हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों चिन्ह अलग-अलग है, आपस में कट जाएगा, तो देखो यहाँ पर ये कट जाएगा। अब x और x दोनों के आगे 1 छुपा हुआ है, तो 1 और 1 कितना होगा 2x बराबर 12 में 4 जोड़ दीजिए, दोनों धनात्मक है, ये होगा 16। तो x बराबर 16 बटे अभी 2 इधर है, गुणे के रूप में इधर आ जाएगा, तो आप जब काटोगे तो 2 1 कम 2 और 2 8 16, तो यहाँ पर मिलेगा x बराबर 8। ठीक है, उसी तरह से हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर अब हम y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हम x बराबर जो 8 मिला है उसको किसी भी एक समीकरण में ले जाते हैं, चाहे समीकरण 6 में ले जाओ चाहे 7 में, हम 6 में लेकर जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देखो x माइनस वाई बराबर जो 4 दिया है, तो उसमें x का मान हम क्या लेंगे बेटा 8, 8 माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस वाई बराबर 4, धन 8 है वहां जाके माइनस 8 होगा। तो देखिए इसे हल कर लीजिए, माइनस वाई बराबर 4 में से तो 8 जाएगा नहीं, 8 में से 4 को घटा दीजिए, कितना होगा -4। अब माइनस से माइनस को कट कर दीजिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4। तो देखिए हमें y का मान मिल गया है यहाँ पर 4 और हमको x का मान बेटा कितना मिला है यहाँ पर 8। तो हमारा x क्या था, अब प्रश्न में जाकर देख लीजिए x हमने क्या माना है, आपको याद है x हमने क्या माना था? x हमने माना था वहां पर नाव का स्थिर जल में वेग, तो हम लिखेंगे इसलिए नाव का स्थिर जल में वेग कितना आएगा बेटा, क्या माना था हमने x, तो x हमारा क्या है बेटा यहाँ पर, x हमको देखिए क्या मिला 8, तो हम लिखेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटे, इकाई लिखना जरूरी है, किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरह क्या बोला है दूसरा हमारा शर्त, हमने क्या माना है प्रवाह का वेग, प्रवाह का वेग, प्रवाह का वेग बराबर क्या माना है y, तो y बराबर कितना होगा, कितना मिला है देखो 4, ये होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर मिल चुका है, तो ये हमारा किताब का प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ये प्रश्न भी अच्छी तरह से ध्यान दोगे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज में। ठीक है, तो एक्सरसाइज में हमें प्रश्न दिए गए हैं किताब में, तो वो प्रश्न हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रश्न हल करेंगे, प्रश्न नंबर 4। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर हमें 4 क्या दिया गया है। हेलो, देखिए बेटा अभी हम प्रश्न देखेंगे यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगुने से 4 अधिक है, अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर हर अंश के 12 गुना होता है, तो वो भिन्न ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भिन्न का मतलब क्या है। भिन्न का मतलब होता है सरल भाषा में बटे में संख्या बेटा। जैसे यहाँ पर देखो दिया गया है, आप ध्यान दोगे x बटे वाई, या फिर कोई और उदाहरण ले लो ऐसे, जैसे कि हमको दिया है 2/3, या फिर हम ले सकते हैं 4/9। तो हम इससे जो बटे में होगा, अभी हमको मालूम है बटे में ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंकों को अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं बेटा, हर बोलते हैं। तो ये भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है। शर्त हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है बेटा, भिन्न ज्ञात करना है। तो हम पहले भिन्न को क्या मानेंगे, माना भिन्न x बटे y है।
ठीक है? अभी हमको मालूम है ऊपर वाला क्या है, अंश है और नीचे वाला क्या है, हर है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे भिन्न हमारा x बटे y है, तो इसलिए हमारा अंश क्या होगा बेटा? अंश हमारा x होगा और उसी तरह हमारा हर क्या होगा बेटा? यहाँ पर y होगा। ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, शर्त के अनुसार जो हमको शर्त यहाँ पर दी गई है, उस शर्त के अनुसार हम यहाँ पर समीकरण बनाएंगे और उस समीकरण को हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर हल करेंगे। तो चलिए हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। अभी हमको पहली शर्त जो दी है, प्रथम शर्त के अनुसार देखेंगे हम, किसी भिन्न भिन्न का हर। अभी देखिए आप हर क्या दिया गया है? हर हमको y दिया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे y बराबर, ठीक है, उसके अंश के दुगुने से 4 अधिक है। अभी अंश कितना है बेटा? x है ना? तो उसका दुगना बोला है तो 2 गुणे x कितना अधिक है बेटा? 4। तो आप याद रखोगे जब अधिक होगा तो जोड़ोगे और जब कम होगा तो घटाओगे। अब इसका हम यहाँ पर थोड़ा समीकरण को हल कर लेते हैं। तो क्या होगा? y बराबर, ये होगा आपका 2 का 2x धन 4, ऐसा मिलेगा हमको। ठीक है? y बराबर 2x धन 4। अभी हम इसका पक्षांतर कर लेते हैं। 2x आप इस तरफ ले लीजिए, तो क्या होगा देखिए, माइनस 2x धन y वैसे ही रहेगा, इसलिए उसमें चिन्ह नहीं बदली होगा, बराबर 4 को हम उस तरफ वैसे रखेंगे, तो ये होगा समीकरण नंबर 1। ठीक है? तो देखिए हमको यहाँ पे समीकरण मिल गया प्रथम शर्त के अनुसार। ठीक है? उसी तरह अब हम दूसरी शर्त देखेंगे। अब दूसरी शर्त हमें क्या दी है देखो, अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर। तो सबसे पहले हम घटा लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर अंश तथा हर में से 6 घटाने पर। ठीक है? आप ध्यान दोगे तो अभी हम घटाएंगे। जब अंश हमारा x है, उसमें से 6 घटाओगे तो क्या होगा? हम यहाँ फिर से नया अंश मिलेगा। हमारा अंश हो जाएगा x माइनस 6। ठीक है? उसी तरह हर क्या हो जाएगा? हर हमने y माना है, अगर 6 घटाना है तो y माइनस 6। ठीक है? अब देखिए शर्त हमें क्या बोलता है, 6 घटाने पर हर जो है अंश का 12 गुना होता है, हर हमारा। अभी हर बेटा हमारा हमको नया क्या मिला? y माइनस 6, तो हम लिखेंगे y माइनस 6। हर जो है अंश का 12 गुना, अभी अंश क्या है? x माइनस 6 है। अब उसका 12 गुना मतलब गुणा होगा, तो यहाँ पर हमने कोष्टक लगा दिया है, तो देखो इस तरह से समीकरण मिलेगा। अब इस समीकरण को भी हम क्या करेंगे यहाँ पर बेटा? हल कर लेंगे। तो देखिए कैसे हल करना है, आप लोग ध्यान दोगे। हम यहाँ पर कोष्टक को पहले तोड़ेंगे, y माइनस 6 वैसे ही आएगा। अभी हम 12 का गुणा करेंगे, यहाँ पर चरांक में 12 का गुणा x में होगा, 12x माइनस 12 का गुणा 6 में करो, 12 छंग 72। ठीक है? तो देखो ये मिल गया है। अभी हम इसको x और y के रूप में पक्षांतर कर लेते हैं। तो देखिए 12x जो है इस तरफ है, उसको हम इधर ले आते हैं, तो ये होगा माइनस 12x, क्योंकि दाहिनी तरफ बराबर के उस तरफ धनात्मक है, तो इधर ऋणात्मक होगा। y देखिए वैसे का वैसे उतारेंगे तो उसमें चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, बराबर माइनस 72 और माइनस 6 जो है उस तरफ जाएगा, तो ये होगा प्लस 6। अब इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं। माइनस 12x धन y बराबर, अभी देखो एक माइनस है और एक प्लस है, तो देखिए आपस में ये 72 में से अभी माइनस और प्लस है तो घटेगा। अब 72 में से 6 घटा दीजिए, देखिए कितना आएगा। अब 72 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 66। ठीक है? और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दीजिए माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है? तो ये समीकरण मिलने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, इनको आपस में दोनों समीकरण को हम हल कर लेंगे। तो मैं समीकरण 1 फिर से लिखती हूँ, माइनस 2x धन y बराबर 4, समीकरण नंबर 1। और उसी के नीचे समीकरण 2 लिखेंगे, माइनस 12x धन y बराबर माइनस 66। ये होगा समीकरण नंबर 2। अब इसे हल करना है, एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं। अभी हम देखेंगे दोनों समीकरण में कोई चरांक समान है क्या, तो पहले हम जांच कर लेते हैं। तो देखिए हमें दिख रहा है यहाँ पर x के पास जाने पे हमें पता लग रहा है इधर 2 है, इधर 12 है, समान नहीं है। y के पास देखते देखिए दोनों भी चरांक क्या है, समान है, लेकिन दोनों भी धनात्मक है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हमें घटाना है, घटाना पड़ेगा, क्योंकि चिन्ह हमें क्या करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा। 10 मिनट रुकने को बोलो। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर, तो क्या होगा देखिए, नीचे का चिन्ह सब बदली होगा, प्लस ये होगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अब इसे देखिए हल कर लेते हैं, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा बेटा। तो अभी 2 में से 12 तो घटेगा नहीं, तो हम 12 में से 2 घटाएंगे तो 10x होगा।
बड़ी संख्या का चिन्ह धनात्मक, ये कट जाएगा, बराबर। अभी देखिए दोनों भी धनात्मक है, ऊपर प्लस है, नीचे प्लस है। धन और धन क्या होगा, जुड़ेगा। 66 में 4 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 70। ठीक है, हमें 10x बराबर मिलेगा 70। जितने को 10, अभी देखिए क्या होगा, 10x बराबर 70। तो अभी हम देखो x बराबर यहाँ पर लेंगे 70 बटे कितना होगा, देखिए 10। गुणे के रूप में था, भाग हो जाएगा। अभी काटिए देखिए, 10 एकम 10, 10 सते 70, तो x का मान मिलेगा हमें 7। ठीक है, अभी x का मान 7 मिलने के बाद हम इस x के मान 7 से y का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं। हम x का मान 7 जो है किसी एक समीकरण में ले जाएंगे, चाहे समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में बेटा। तो हम समीकरण देखिए यहाँ पर कौन सा समीकरण 1 है, छोटा है, हम उसमें ले जाते हैं। तो वो दिया है -2x धन y, हम फिर से लिखेंगे -2x धन y बराबर 4। तो हम इसमें मान ले, ये समीकरण 1 है और हमें लेना है x का मान यहाँ पर 7। तो ध्यान दीजिए, हम लेंगे x बराबर 7। तो ये मान लेने पर हम यहाँ पर रखेंगे मान, तो -2 गुणे x का मान कितना है 7 धन बराबर 4। ठीक है, तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, 2 सते 14, -14 धन y बराबर 4। तो देखिए y बराबर क्या होगा, y बराबर 4, -14 जो है उस तरफ जाएगा, +14 होगा। तो देखिए y बराबर 14 में 4 को देखिए जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 18। तो हमें y का मान कितना मिल चुका है, 18। अभी ये तो हमारा देखिए हमने क्या माना था, अंश हमारा x था, तो अंश का मान x का मान मुझे मिला है 7। और हर हमारा कितना है, यहाँ पर हर हमारा हमको y माना था, तो y का मान कितना मिला है हमें, 18। तो अभी हम भिन्न हमारा क्या है, भिन्न हमारा है अंश बटे हर। तो अंश हमारा है यहाँ पर 7 और हम हर हमारा कितना है यहाँ पर 18। तो इस तरह से हमें भिन्न का मान मिला है 7 बटे 18। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर, आपका किताब का जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है। ठीक है, तो इसके बाद में हम करेंगे यहाँ पर एक 5वां प्रश्न। चौथा प्रश्न हम कर चुके हैं, अभी हम करेंगे यहाँ पर 5वां प्रश्न। हमको बोलो 10 मिनट बैठो। हेलो, तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक नया प्रश्न, और वो है हमारा प्रश्न नंबर 5। ठीक है, तो अभी प्रश्न नंबर 5 में हम देखेंगे हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 5 में हमें देखिए दिया है, 10 टन क्षमता वाले किसी मालवाहक ट्रक में ए और बी ऐसे 2 प्रकार के बक्से भरे हैं। ठीक है, यदि ए प्रकार के 150 बक्से तथा बी प्रकार के 100 बक्से हैं, तो ट्रक की क्षमता 10 टन पूर्ण होती है। यदि हाँ, ए प्रकार के 260 बक्से भरे तथा उसी ट्रक की 10 टन की क्षमता को पूर्ण करने के लिए बी प्रकार के 40 बक्से लगते हैं, तो प्रत्येक प्रकार के बक्सों का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो प्रश्न में हमें 2 बक्से दिए हैं, एक ए बक्सा है और एक आपका बी बक्सा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि ट्रक की क्षमता कितनी दी गई बेटा, 10 टन। ठीक है, तो ट्रक की क्षमता हमारी 10 टन दी गई है और बोला है कि ए प्रकार के बक्से कितने हैं, 150, और बी प्रकार के बक्से कितने हैं, 100। ठीक है, और तो उसकी ट्रक की क्षमता पूर्ण हो जाती 10 टन की। और दूसरी शर्त बोलता है यदि ए प्रकार के बक्से 260 हैं और बी प्रकार के बक्से हमारे कितने हैं, 40, तो उसकी क्षमता फिर से 10 टन पूरी हो जाती है। तो इस शर्त के आधार पर हमें दोनों बक्सों का कितना भार है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले मानेंगे, माना ए प्रकार के बक्से का द्रव्यमान, सिर्फ बक्से का द्रव्यमान कितना है बेटा, x टन, तथा बी प्रकार के बक्से का द्रव्यमान कितना है, y टन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x माना है ए प्रकार का और बी प्रकार के माने हैं y टन। अभी उसके बाद हमको यहाँ पर क्या लिखना, देखिए ए प्रकार के अगर 150 बक्से हैं, अभी बक्से का वजन हमको मालूम है x है, लेकिन बक्से कितने हैं, 150। तो अब बक्से के साथ में, अभी ए प्रकार के बक्से के साथ में 150 टन, 150 जो है वो क्या होगा, वहां पे गुणा होगा बेटा। तो ए प्रकार के 1 से 50 बक्सों का द्रव्यमान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 150 में x का गुणा करो तो 150 x टन हो जाएगा। उसी प्रकार से बी प्रकार के 100 बक्सों का द्रव्यमान निकालना है, तो अभी बी प्रकार के बक्से कितने हैं, y, तो 100 बक्सों के साथ में उनका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 100 y टन है। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्रथम शर्त।
ध्यान दोगे आप लोग। प्रथम शर्त के अनुसार हमको दिया है ए प्रकार के कितने बक्से हैं बेटा 150, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 150। ध्यान दीजिए आप, 150 एक्स तथा बी प्रकार के बक्से कितने हैं 100, ठीक है, और बक्से हैं कितने 100 और बी प्रकार के कितने हैं वाई, तो हमारा होगा 100 वाई बराबर अभी कितनी टन उसकी क्षमता कितनी है बेटा 10 टन, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। ठीक है, अब हम समीकरण को हल करना है, तो हम समीकरण को हल करने के पास देखिए हमें कुछ दिख रहा है कि इसमें कुछ एक जैसा कुछ कट सकता है क्या? समीकरण छोटा हो सकता है कि देखो शून्य सब में है, तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पर शून्य से सभी शून्य यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो समीकरण होगा 15x धन 10y बराबर कितना होगा 1, तो ये दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम आ जाएंगे दूसरी शर्त के अनुसार। अभी दूसरी शर्त हमें बोलती है यदि ए प्रकार के 260 बक्से हैं, देखिए यहाँ पर दिखा है ए प्रकार के 260 बक्से हैं और बी प्रकार के कितने बक्से हैं 40। ठीक है, तो ए प्रकार के 260, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 260 एक्स धन बी प्रकार के कितने बक्से हैं 40, तो यहाँ लिखेंगे 40 वाई बराबर क्षमता फिर से उसकी कितनी पूरी हो रही है 10 टन की, तो यहाँ पे देखो हमने फिर से लिख लिया है। अब देखो यहाँ पर हमें फिर से दिख रहा है कि शून्य सभी जगह है, तो हम शून्य से शून्य को काट सकते हैं। ठीक है, अभी देखो नया समीकरण मिलेगा 26x धन 4y बराबर 1, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण को यहाँ पर फिर से हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर अब 15x है और यहाँ पे 10y है, अभी x के साथ में 15 है, अभी देखिए x के साथ में 26 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या y के साथ में कितना दिया है बेटा, यहाँ पर y के साथ में 10 दिया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए y के साथ में दिया है 4, तो हमें क्या करना है बेटा दोनों समीकरण में से दोनों समीकरण को क्या करना है, हाँ दोनों समीकरण को बराबर करना है। तो देखिए अगर हमने यहाँ पर हमें यहाँ पर देखिए हाँ, यहाँ पर देखिए बेटा क्या दिया है कि x के साथ 15 है और x के साथ में 26 है। तो यहाँ पर देखिए y के साथ 10 है और y के साथ 4 है। तो दोनों समीकरण कब बराबर होगा? जब संख्या एक जैसी हो जाएगी तब। लेकिन यहाँ पर देखिए हम 10 के साथ में क्या कर सकते हैं? अगर हमने 4 का गुणा किया और 4 के साथ अगर हमने 10 का गुणा किया, तो देखिए हमें नया यहाँ पर समीकरण क्या मिलेगा हम देखेंगे। अभी हम 4 का गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 15 चौके 60, 60x धन 10 का गुणा 4 में करो, देखिए कितना होगा 40y बराबर देखिए 4 एक का 4, समीकरण नंबर 3। अब हम उसी तरह समीकरण 2 में 10 का गुणा करेंगे तो देखिए कितना होगा 26 का गुणा 10 में करो, देखिए कितना होगा 260x धन 10 का गुणा 4 में करो, देखिए 40y बराबर 10 एक का 10, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अभी हम समीकरण को हल कर लेते हैं। देखिए दोनों धनात्मक है तो घटेगा, अब घटाने पे चिन्ह क्या होगा बदली होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, तो अभी देखिए हल कर लेते हैं। अभी देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो जब घटेगा तो बड़ी संख्या जो है 260 है, 260 में से 60 घटा दो, ये हमें मिलेगा 200, 200x। चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस, अभी देखिए चिन्ह अलग है, संख्या एक जैसी है तो दोनों कट जाएगा, प्लस और माइनस से कट जाएगा बराबर। अभी देखिए एक प्लस है एक माइनस है, ये भी घटेगा, तो अभी 10 में से 4 घटा दो, कितना आएगा देखिए बेटा 6 आएगा। ठीक है, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस को काट देते हैं। अब हम लिखेंगे x बराबर 6, नीचे कितना दिया है बटे में 200, इनको काटेंगे हम, देखिए सम संख्या है 2 से काटेगा 2 तिया 6 और ये नीचे देखिए आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर यहाँ पर 3/100। देखिए अगर इसको हम यहाँ पे दशमलव शून्य है नीचे 2, तो ये हो जाएगा आपका 0.03। अभी हमको मालूम है क्षमता किस में निकाली हमने टन में, तो हम लिखेंगे 0.03 टन। तो ये देखिए हमें x का मान मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसी x की सहायता से हम बेटा y निकालेंगे, तो हम x का मान जो मिला है 0.03 टन हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखिए समीकरण 1 में लिख लेती हूँ फिर से। समीकरण 1 दिया है 15x धन 10y बराबर 1, और x का मान हमें कितना मिला है यहाँ पर, x का मान मिला है बेटा आप चाहिए तो 3/100 ले लो या फिर हम 0.03 भी ले सकते हैं। तो चलिए हम हल करेंगे, यहाँ पर x का मान रखेंगे 15 गुणे देखिए 3/100 अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर देखिए ऐसा धन 10y बराबर कितना है 1। तो चलिए हम अब आपस में काटने की कोशिश करते हैं। देखिए ये कट सकता है क्या, हाँ 5 के पहाड़े में कट सकता है,
5 तियां 15, 5 दूनी 10 और ये ऐसा, ठीक है। अब देखिए 3 तियां 9 होगा, नीचे बटे में कितना होगा देखो 20, धन 10y बराबर 1, ठीक है। अब हम पक्षांतर करके हल करते हैं, हम लिखेंगे 10y बराबर 1, धन है 9/20, उसको वहां ले जाएंगे तो माइनस होगा 9/20। अब हम इसे हल कर लेते हैं तिर्यक गुणा करके। देखिए यहाँ पर तिर्यक गुणा होगा 20 एक कम 20 माइनस 9 एक कम 9 बटे, देखिए 20 का गुणा नीचे होगा 20 होगा वैसे ही तो ये होगा 10y बराबर, अभी 20 में से 9 को घटा दो कितना होगा 11/20। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 11/20। अभी देखिए गुणे के रूप में है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा आपको भाग के रूप में हो जाएगा, या फिर हम इसके नीचे एक मान के आपस में तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं, वो ज्यादा इजी होगा। तो देखिए हम 20 का गुणा यहाँ पर ऐसे करेंगे 200 y, देखिए 2 एक कम 2 और 2 जीरो दिया है वैसे उतारा, y बराबर कितना होगा 11। अब हम लिखेंगे y बराबर 11/200, ठीक है। तो हम यहाँ पर 11 में 200 से भाग देंगे, तो जब आप 11 में 200 से भाग दोगे, भाग देते समय चाहिए तो आप पहले शून्य हम बाद में लेंगे, अब 11 में 2 से भाग दे लो तो ये हो जाएगा हमारा 5.5, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो ये होगा 5.5 बटे हमारा दिया है 100। तो अब इस दोनों शून्य की वजह से 100 की वजह से क्या होगा 0.055 टन, ठीक है। तो देखिए हमें y का मान मिल चुका है, x का मान हमें ऊपर मिला था 0.03 टन और y का मान हमें मिला है 0.055 टन। तो यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, अब हम शब्दों में लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए ए प्रकार के बक्सों का, इसलिए ए प्रकार के बक्से का द्रव्यमान, बक्से का द्रव्यमान क्या माना है हमने, देखो यहाँ पर ए प्रकार के बक्सों का द्रव्यमान हमारा कितना होगा बेटा, यहाँ पर 0.03 टन। लेकिन हम जानते हैं गणना हम टन में नहीं करते बेटा, ठीक है। अभी हमको मालूम है 1 टन बराबर कितना होता है, 1 टन का मतलब है 1000 किलो। यहाँ पर मैं लिखती हूँ 1 टन बराबर 1000 किलो, ठीक है। तो अगर हम गणना कर रहे हैं टन की गणना करेंगे किलोग्राम में, तो हम इसमें क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 3 जीरो की वजह से आपका दशमलव चला जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 30 किलोग्राम। अभी हमने टन को किलोग्राम में बदली किया है। उसी प्रकार बी प्रकार के बक्सों की संख्या निकालेंगे। बी प्रकार के बक्से का द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर कितना है देखिए 0.055 टन। अभी टन को किलोग्राम में बनाना है तो फिर से हम क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे, तो ये हमें मिलेगा देखो 55 किलोग्राम। तो अभी यहाँ पर ए प्रकार के बक्सों का द्रव्यमान 30 किलोग्राम तथा बी प्रकार के बक्सों का द्रव्यमान कितना मिला हमें 55 किलोग्राम। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक और प्रश्न हल करने वाले हैं और वो प्रश्न नंबर है हमारा प्रश्न नंबर 6वां, ठीक है। प्रश्न हमारा पहले जो उदाहरण हमने किया है उसी प्रकार से है, आप लोग ध्यान दोगे यहाँ पर। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, ठीक है। हमें यहाँ पर दिया है बेटा कि विशाल ने 1900 किलोग्राम के सफर में कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी हवाई जहाज से पूरी की है, ठीक है। अभी विशाल एक व्यक्ति है, एक लड़का है जिसने 1900 किलोमीटर दूरी तय की है, किससे, बस से, और कुछ दूरी हवाई जहाज से तय की गई है। अभी आपको बोला है बस का औसत वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा हवाई जहाज का औसत वेग 700 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यदि इस प्रकार इस सफर को उसने 5 घंटे में पूरा किया है तो विशाल ने बस तथा बस से कितने किलोमीटर का सफर तय किया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखो प्रश्न में दिख रहा है कि हमें कुछ जो डेटा दिया है वो किलोमीटर में है और कुछ हमें समय में दिया है, तो हम शर्त के अनुसार यहाँ पर उसे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हम पहले मानेंगे यहाँ पर, माना विशाल ने बस से x किलोमीटर की दूरी तय की है तथा जहाज से कितने किलोमीटर की दूरी तय की है, y किलोमीटर की। तो पहली शर्त के अनुसार, अभी देखिए पहली शर्त क्या बोलता है 1900 किलोमीटर दूरी है कुल दूरी और उसने कुछ दूरी
बस से तय की है और कुछ से किससे तय की है? जहाज से। तो मैंने माना बस से x किलोमीटर तय की है और जहाज से y किलोमीटर। तो पहली शर्त हमें क्या बोलेगी? x बस से तय की गई दूरी बराबर जहाज से तय की गई दूरी y है और कुल दूरी हमारी कितनी है? 1900 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 1900। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है? बस से तय की गई दूरी x किलोमीटर, जहाज से तय की गई दूरी y किलोमीटर और कुल दूरी है हमारी 1900 किलोमीटर। तो समीकरण नंबर 1। अभी दूसरी शर्त के लिए हमें यहाँ पर फिर से सूत्र का इस्तेमाल करना है, जो हमने अभी किया था। सूत्र हमारा है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूसरा जो हमें दिया है डेटा, वो बेटा दिया है समय में, घंटे में। तो हम जो हमारा सूत्र है उसको घंटों के रूप में लिखेंगे या समय के रूप में। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे वेग। देखिए यहाँ पे दूरी है, वेग आ जाएगा नीचे। तो अभी हमें क्या करना है, देखिए ध्यान दो। बस से यात्रा करने में लगा समय। अभी हम विशाल द्वारा बस से यात्रा करने में उसे कितना समय लगा? तो उसके लिए सूत्र हमारे पास है दूरी। अभी उसने दूरी कितनी तय की है बेटा? देखो आपने दूरी हमने क्या माना है यहाँ पर? दूरी हमने x माना है। ठीक है? और उसका वेग कितना है? देखो वेग हमें दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये हो जाएगा 60। ठीक है? उसी प्रकार हम क्या करेंगे बेटा? अभी हमको जहाज से, विमान से यात्रा करने में लगा समय। तो दूरी का सूत्र है, दूरी हमने क्या माना है? विमान से y माना है और उसका वेग कितना दिया है? वेग उन्होंने दिया है 700 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है? अभी समय है तो इकाई आपको मालूम है, ये होगा घंटा। उसी तरह ये भी आपका क्या होगा? घंटा होगा। ठीक है? उसके बाद दिया पूरा समय कितना लगा है यात्रा में? 5 घंटे। तो अभी हमें देखो सब जो डेटा है समय के रूप में मिल चुका है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार क्या होगा? x बटे 60 धन y बटे 700 बराबर कुल समय कितना है? 5 घंटे। ठीक है? अभी हमें दूसरा समीकरण मिला है, लेकिन ये समीकरण के रूप में नहीं है, बटे में। तो हम इसे थोड़ा-सा हल करेंगे बेटा। हल कैसे करेंगे? हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो देखिए क्या 700 का गुणा x में होगा, तो ये 700x होगा, धन 60 का गुणा y में होगा, 60y होगा, बराबर कितना होगा? 5। ठीक है? अभी आपको दिख रहा है, देखो 5 से कट सकता है। हाँ, हम 5 से भाग दे सकते हैं। तो हम पूरे समीकरण में 5 से भाग देंगे। तो देखिए कितना मिलेगा हमको यहाँ पर? 5 से काटिए आप, 5 एकम 5। देखिए ये भी होगा 5 एकम 5 और 2 बचेगा, 5 चौके 20, 140। तो ये होगा 140 एक्स, डन। इसे भी काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 1 बचेगा और 0 है, तो कितना होगा आपका? 10, 5 दूनी 10। तो देखिए 12 वाई बराबर, देखिए 5 से 5 यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ये होगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 मिलने के बाद हमें जो समीकरण मिल चुका है, ये समीकरण मिलने के बाद हम क्या करेंगे? पहले और दूसरे समीकरण को हल कर लेंगे। पहला समीकरण देखो x धन y है बराबर 1900, यहाँ पे 140 x धन 12 y बराबर 1 दिया है। ठीक है? तो हम इसे हल करेंगे। हम समीकरण फिर से लिखेंगे यहाँ पर। हम दूसरा समीकरण पहले लिख लेते हैं। 140 x धन हमें दिया है 12y बराबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है? उसके बाद में दूसरा समीकरण कितना है? उसी दौर में है शायद, दोनों दौर में। देखिए अभी दूसरा क्या दिया है? दूसरा समीकरण दिया है x धन y बराबर 1900। ये समीकरण, ये 2 था हमारा, ये समीकरण 1 है। ठीक है? अभी देखिए दोनों समीकरण में चरांक समान नहीं है, तो हम चरांक समान करेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा? देखो वहाँ y दिया है, यहाँ पर देखो y के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, छुपा है। तो हम इसको 12 लिख सकते हैं। कैसे? जब 12 से गुणा करेंगे तो हम समीकरण 1 में 12 से गुणा करेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा हमें समीकरण 1 में 12 से गुणा करने पे? 12x धन 12y बराबर, अब 12 से गुणा करो 1900 में, तो चलिए हम गुणा करते हैं। हम 1900 गुणे 12 करेंगे यहाँ पर। ठीक है? तो देखिए 12 12 नवा 12 आठे 96, 12 नवा 108, तो यहाँ पर 8 और ये 10। अभी 12 एकम 12 और 10, ये हो जाएगा 22 और 2 शून्य वैसे ही आएगा, तो ये हो जाएगा 22,800। ठीक है? अभी एक बार हम फिर से आप 12 12 पंचे 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 आठे 96, 12 नवा 108, 12 एकम 12 और 10 22, सही है ये। तो अभी हम इसको एक नया नंबर देंगे, समीकरण 3, और उसी के नीचे समीकरण 1 लिखेंगे। 140 x धन 12 y समीकरण नंबर 2। अब इसे हल करना है बेटा। चिन्ह चिन्ह बदली करेंगे क्योंकि दोनों भी धनात्मक है। अब चिन्ह बदली करोगे मतलब यहाँ क्या लिखेंगे? घटाने पर। देखिए दोनों कट जाएगा, अलग अलग चिन्ह है, एक जैसी संख्या। अब इसे हल कर लेते हैं। प्लस और माइनस माइनस होगा,
हम क्या करेंगे, घटाएँगे तो 12 में से 140 तो जाएगा नहीं, 140 में से आपको 12 घटाना है। तो 140 में से जब 12 घटाओगे तो कितना आएगा बेटा, 128 माइनस 128 बड़ी संख्या का चिन्ह बराबर। उसी तरह 28,800 में से 1 घटाना है तो कितना होगा, सॉरी 22,800 में तो 22,799 होगा। ठीक है? अभी देखिए यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। हल करने के बाद में जब यहाँ पर हम इस समीकरण को हल करेंगे तो हमें देखिए यहाँ पर x का मान जो है, हमें यहाँ पर मिलेगा x बराबर, हम दोनों समीकरणों को आपको हल करना है। तो जब हम हल करेंगे तो ये हल करने के बाद में हमें x का मान कितना मिलेगा, x बराबर जब आप ये 22,799 को हल करोगे किससे, 128 से, तो हमें यहाँ पे बेटा क्या मिलेगा, x का मान मिलेगा 150। ये समीकरण आप लोग यहाँ पर हल करोगे तो हमें x का मान कितना मिलेगा, 150 मिलेगा। तो उसी तरह हम y का भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन प्रश्न में हम देखें तो हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है किसी विशाल द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो विशाल द्वारा तय की गई दूरी हमने x किलोमीटर मांगा है, तो माना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए विशाल द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर कितना होगा, देखो यहाँ पर 150 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर आंसर। तो ये हो गया हमारा प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका ये कौन सा है, प्रश्न नंबर 6 है। ठीक है, हेलो। हाँ सर हेलो। बोलिए। हाँ सर हाँ बोलिए मैडम, ना। अभी नेक्स्ट क्लास होगा चालू हाँ 4 मिनट में, 4-5 हाँ मिनट में। तो हो गया आपका ये? हाँ किसी सर ये बच्चों हो को गया। प्रॉब्लम है तो उनको बोलिए। हाँ बेटा कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। पूजा पंडा। टीचर स्क्रीनशॉट लेना था, दिखाओ ना एक बार। बेटा एक काम करती हूँ, मैं सर को भेज देती हूँ, तो आप सर आपको, ठीक है, अभी रहने दो सर के पास में, भेज दूंगी तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पेजेस बहुत ज्यादा हैं बेटे, तो मैं खुद भेज देती हूँ ग्रुप में सर को, तो सर आपको शेयर कर लेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। हेलो टीचर। हाँ बेटा बोलो। टीचर 5वें प्रश्न में जो आपने पहला समीकरण बनाया है हाँ रखा है, उसमें, सामने ही रखा है। हाँ हाँ बोलिए। हाँ उसमें टीचर जैसा उसमें 10 टन दिया है, हम वहाँ पे 1000 किलोग्राम भी लिख सकते हैं ना डायरेक्ट? हाँ बेटा डायरेक्ट आप लिख सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर हम 10,000 वहां पर ही कर लेंगे तो संख्या देखो बड़ी हो जाएगी। सवाल तो हल होगा लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा ना। तो अगर हम लास्ट में, हमारे पास ऑप्शन है तो हम लास्ट में करें ना। मुझे ऐसा लगा टन में गणना कर लेते हैं लास्ट तक, उसके बाद हम उसको वहां पे आंसर आने के बाद में बदली कर लेंगे, वो भी चलेगा बेटा, लेकिन ये ज्यादा इजी होगा नहीं अगर हम टीचर, फिर लास्ट वहाँ में। 50 से डिवाइड कर देंगे तो फिर छोटा छोटा हो जाएगा समीकरण। हाँ तो ठीक है, आप बेटा सवाल हमको हल करना है, आपको जो मेथड जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप वैसे कर सकते हो, वो भी चलेगा, गलत नहीं है बेटा, वो भी सही है। ठीक है। हाँ थैंक यू टीचर। टीचर और ये आपने जो 6वें का लास्ट में आंसर लिखा है ना, हाँ उसमें उसने बस द्वारा पूछा है, विशाल ने बस द्वारा कितने किलोमीटर का सफर तय किया? अच्छा बस द्वारा, हाँ तो मैम। हाँ विशाल द्वारा, अब बेटा बस द्वारा मैंने यहाँ पे सिर्फ विशाल द्वारा तय की गई दूरी लिखी है ना। ठीक है, वो मेंशन कर लेते हैं, विशाल विशाल द्वारा बस बस से तय की गई दूरी। ठीक है चलेगा बेटा, ओके। मतलब एक्स हमने माना ही है ना बेटा, इसलिए मैंने वहां पर हाँ बस टीचर। ना लिखकर डायरेक्ट लिख दिया है, चलेगा वो भी चलेगा। हाँ ओके, थैंक यू बेटा। हाँ टीचर मेरा मेथड थोड़ा अलग है, इसको हल करने का चलेगा ना? बेटा मेथड से कुछ मतलब नहीं है, आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, हाँ। अभी जैसे आपने मुझे बताया टर्न वाला, मैंने बोला आप शुरू में भी कर सकते हो। अभी मैंने दो समीकरण को बराबर करने के लिए मैंने कहीं पे एक्स का चरांक बराबर किया है, आप वाई का चरांक भी बराबर कर सकते हो। आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे, समीकरण हल करने के लिए कोई सीमा नहीं दी गई है बेटा, आप दोनों चरांक में कोई भी चरांक बराबर करके हल कर सकते हो। या फिर एक मेथड और भी आपको पता है, हम दोनों समीकरण को जोड़ के या फिर दोनों समीकरण को घटा के भी कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप यहाँ पर हल कर सकते हो। ठीक है, ओके टीचर, थैंक यू टीचर। ओके बेटा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। टीचर मुझे ना स्क्रीनशॉट लेना था इसका। बेटा मैं बोल रही हूँ, मैं सर को ग्रुप में भेज दूंगी, सर आपको शेयर कर देंगे बेटा, बहुत सारे पेजेस हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ मैं सर को आराम से भेज देती हूँ, आपको सर भेज देंगे। ठीक है, हाँ
गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। जो 5th का जो y निकाले ना आपने, वो हाँ। मैंने नहीं समझा। 5th का y, हाँ। अच्छा 5th का y मैंने निकाला है, वो आपको नहीं समझा। ये रहा बेटा, देखो ना समीकरण दिया है ना 15x धन 10y बराबर 1। x का मान मेरे पास है बेटा, देखो 3/100, मैंने 3/100 लिया है। अब देखो 5 से कट रहा है ना, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 0, तो क्या होगा 3 तिया 9, 9/20, 9/20। अब मैंने क्या किया बेटा, देखो संख्या है, देखो ये संख्या का भाई संख्या किधर है, इस तरफ है ना 1, तो मैंने इस भाई को उसके भाई के पास भेज दिया है। 1 के पास मैंने संख्या को भेज दिया, तो 9/20 हो जाएगा। 10y वैसे ही रखा, तिरे गुना होगा बेटा, तो देखो 20 का गुना 1 में 20, 9 का गुना 1 में 9/20, 20 एकम 20। ठीक है, अब 20 में से 9 घटा लो 11, 11/20। अब मैंने क्या किया है, y के साथ में जो है 1 मान लिया है, फिर से तिरे गुना किया है बेटा। तो देखो 20 का गुना 10 में करो, कितना हो जाएगा, देखो 200y। 11 का गुना 1 में करो, 11 एकम 11, तो y बराबर 11/200। ठीक है, 11 में 2 से भाग दो बेटा, तो मैंने देखो 2 जीरो छुपा लिया था, तो अब 11 में 11 को आधा कर दो, देखो कितना होगा, 5.5 होगा। और जब 5.5 आया तो मैंने 2 जीरो फिर से ले लिया, क्योंकि था ना वहां पे। अब 2 जीरो की वजह से दशमलव और आगे जाएगा, तो ये होगा 0.055 टन। ठीक है, और टन आने के बाद देखो मैंने यहाँ लिखा है 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। तो मैंने क्या किया है, दोनों में जो टन था उसमें 1000 से गुणा कर दिया है, तो मुझे देखो एक मान मिला है 30 किलोग्राम और दूसरा मान मिला है 55 किलोग्राम। ठीक है, हेलो मैडम, अभी हाँ नेक्स्ट सर क्लास बोलिए। के सर भी आ गए हैं। ठीक है, अभी ठीक है सर, क्लास चालू बच्चों होगा को next class। हाँ ये चाहिए, मैं बाद में सर आपको शाम तक इसका फोटो भेजती हाँ हूँ, तो आप बच्चों को शेयर कर ओके दीजिए सर। ओके, थैंक यू सर। ओके मैडम ओके। ओके। हेलो हेलो चौधरी सर। हाँ सर, नमस्ते। हाँ सर, हाँ नमस्ते सर, तुम्हाला पोस्ट बनवलाय। हाँ सर, ओके, ठीक आहे सर. मला क्लास सुरू झालाय। ओके ओके, आपण सुरू करू तुम्ही मला सर. सांगा। हो हाँ सर, हाँ हाँ सर, हाँ सर सुरू सुरू करू करा, का? मला सांगा, तसं मग मी रेकॉर्डला टाकतोय। ठीक आहे सर, मी सुरू करणार आता, तुम्ही